हेलो एवरीवन। अभी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन देखने से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी समझना बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप ये समझ लिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज तो नॉर्मलाइजेशन समझने में आसानी हो जाएगी। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इफ़ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशनशिप। डेफिनेशन किसका देख रहे हैं हम? फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। तो इफ़ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशनशिप या फिर रिलेशन, अगर रिलेशन अपने पास एक टेबल है उसमें दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, तो एंड इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, ओके, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी, देन वी से बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ए डिटरमाइंस बी या फिर ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं देखिए, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कैसे डिनोट करते हैं देखिए। अगर मेरे पास एक टेबल है उसमें दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, और अगर मैंने ऐसा लिखा कि ए ये एरो कह दिया और बी लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि ए क्या होता है देखो, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, इसको ऐसा बोला जाता है ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, या फिर बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। दो तरीके से इसको बोला जाता है। अगर आपको ये साइन दिखा कभी किधर भी कि ए डिटरमाइंस बी, तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ए डिटरमाइंस बी या फिर बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है, दो तरीके से इसको बोला जाता है। तो अगर ऐसा आपको दिखा कि ए डिटरमाइंस बी है, इसका मतलब आपको क्या समझना है? जैसे ही आपको ये दिखा कि ए डिटरमाइंस बी है, इसका मतलब ऐसा है कि ए के हर एक वैल्यू के लिए बी में एग्जैक्टली वन वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, ए के जितने भी यूनिक वैल्यू है ना ए में, उसके हर एक यूनिक वैल्यू के लिए बी में एग्जैक्टली वन ही वैल्यू अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक सेट डायग्राम के तरीके से दिखाता हूँ। सपोज करिए ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी है सेट है, या फिर आप ये बोल सकते हो क्या एट्रीब्यूट। तो ये ए है और बी है। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे कुछ ये आया, फिर एक ये आया और फिर ये आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक है, ये दो है, ऐसा लेता हूँ मैं। ये वैल्यूज़ है। ठीक है, एट्रीब्यूट से कुछ वैल्यू होते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे कितने यूनिक वैल्यू है ए में? तो सपोज करो 3 यूनिक वैल्यू है। ये एक वैल्यू यूनिक है, ये एक वैल्यू यूनिक है, ये एक वैल्यू यूनिक है। ठीक है, इसका कुछ नाम भी लेता हूँ मैं। सपोज करो इसका नाम ले लिया x1, इसका ले लिया x2, इसका ले लिया x3, इसका भी कुछ वैल्यू नाम लेता हूँ, इसका ले लिया y1। ठीक है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको चाहिए कि a फंक्शनली डिटरमाइंस b या फिर a डिटरमाइन b, अगर ऐसा आपको चाहिए तो कैसा होना चाहिए कि x1 के लिए y1 होना चाहिए। ठीक है, x1 के लिए y1 होना चाहिए या y2 कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में से एक। ठीक है, x1 के लिए y1 हो गया। ठीक है, x2 के लिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x2 के लिए दोनों में से सपोज करो फिर से y1 ले लिया मैंने, ये चलेगा। x3 के लिए सपोज करो y2 ले लिया मैंने। अब जब मैं यहाँ से फिर से x1 लिखूंगा, इस टेबल में फिर से x1 लिखूंगा, तो जैसे मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि फॉर ईच वैल्यू, मतलब जो भी यूनिक वैल्यूज है इसमें, उसके लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इधर x1 की क्या वैल्यू थी? y1। तो इधर भी x1 की क्या वैल्यू होना चाहिए? y1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो a फंक्शनली डिटरमाइन करता है b को। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता इधर x1 है और वो y2 को पॉइंट कर रहा है, तो a फंक्शनली डिटरमाइन b को नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऐसा चलता है कि यहाँ से अगर एक x1 है तो यहाँ पे अगर वो y1 को पॉइंट कर रहा है, तो इधर अगर फिर से x1 आया तो उसने भी y1 को ही पॉइंट करना चाहिए, उसने किसी अलग को पॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इधर x2 आया, ठीक है, तो ये x2 के पास ये y1 को भी कर सकता है या फिर उसको चाहिए तो y2 को भी कर सकता है। दोनों में से एक को करना पड़ेगा पर उसको। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा एक रिलेशन, उसमें दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी। अगर मेरे को देखना है कि ए डिटरमाइंस बी है कि नहीं, क्या देखना है मेरे को कि ए डिटरमाइंस बी है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपको किसी ने पूछा कि ए डिटरमाइन बी है कि नहीं, ये आपको जानना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए में जो भी यूनिक वैल्यू है वो देखने का, उसके लिए बी में एग्जैक्टली वन वैल्यू होनी चाहिए।
मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 है। तो ठीक है, पहले देखना है x1 के लिए क्या वैल्यू है, y1 है, ठीक है, ये चलेगा। इधर भी देखना है, इधर भी क्या आया, फिर से x1 ही आया। तो अगर x1 दो बार आया तो x1, ये वाला x1 भी y1 को ही पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये x1 y1 को पॉइंट कर रहा है, तो ये x1 भी y1 को पॉइंट करना चाहिए। ये सही है, मतलब ये सही है, ये सही है। ये देखते हैं x2 किसको पॉइंट कर रहा है, y1 को, ठीक है, x2 y1 को पॉइंट कर रहा है, और ये x2 किसको पॉइंट कर रहा है, y1 को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, ये भी सही है, क्योंकि फॉर एग्जैक्टली एक वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है, और वो वैल्यू क्या है, y1 को। x3 किसको पॉइंट कर रहा है, y2 को। ये x3 किसको पॉइंट कर रहा है, y2 को। ये भी सही है। अगर ये सारे के लिए ये सही हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि a डिटरमाइंस b, ये ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल है मेरा, इसमें a है और b है। यहाँ पे x1 है, ये x1 पॉइंट कर रहा है y1 को, और ये x1 पॉइंट कर रहा है y2 को। ये तो गलत हो गया। जैसे मैंने आपको बोला, जो भी यूनिक वैल्यू है a में, वो हमेशा एग्जैक्टली वन वैल्यू को ही पॉइंट करना चाहिए। यूनिक वैल्यू क्या है, इधर है x1 यूनिक वैल्यू है, तो x1 हमेशा y1 को करना चाहिए या फिर y2 को, दोनों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दोनों को कर रहा है, इसलिए गलत। इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि a डिटरमाइंस b। अगर आपको ऐसा किसी ने बोला कि a डिटरमाइन b है क्या, इसमें चेक कीजिए, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x1 इधर y1 को कर रहा है, ये x1 इधर y2 को कर रहा है, तो गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक रिलेशन आया, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स है A B C, उसमें वैल्यूज दिया है मैंने। अब अपने को चेक करना है कि कौन कौन से फंक्शनल FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाइड है। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे ही आपको ये दिखा कि A डिटरमाइंस B है, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि अरे, अगर आपको किसी ने पूछा है कि A डिटरमाइंस B है कि नहीं, ये जानना है, तो हमेशा देखना है कि A में जो भी यूनिक वैल्यू है उसके लिए एग्जैक्टली वन वैल्यू B में है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, A डिटरमाइंस B है कि नहीं देखते हैं। तो इधर A है मेरा, A में पहला वैल्यू कौन सा है, A1 के लिए क्या आया है इधर, B1। ओके, उसके लिए A2 के लिए क्या आया है, A2 के लिए भी B1 आया है। इधर तक तो ठीक है। अब ये फिर से A1 आया इधर। अगर इधर A1 आया है, तो अगर इधर A1 ने B1 को पॉइंट किया है, तो ये A1 ने भी B1 को पॉइंट करना चाहिए था, पर ये A1 पॉइंट कर रहा है B2 को, इसीलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही। ये A डिटरमाइंस B है क्या, नहीं है, तो A डज नॉट डिटरमाइंस B। दूसरा देखते हैं, C डिटरमाइंस A है कि नहीं, ये देखना है। क्या देखना है, C डिटरमाइन A है कि नहीं देखना है। कहाँ है C, यहाँ पे C है, और A कहाँ है, यहाँ पे। तो ये डिटरमाइन इसको कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, C है, तो पहले C को देखना है। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे C में यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, C1 के लिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, A1। ओके, तो ये C1 जो है वो A1 को पॉइंट कर रहा है। ये C1 को भी किसको पॉइंट करना चाहिए था, इसने A1 को ही पॉइंट करना चाहिए था, पर ये किसको पॉइंट कर रहा है, A2 को, तो गलत। तो C भी A को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर पा रही, तो ये भी गलत। अब A और C का देखते हैं, तो यहाँ पे A कहाँ है, ये फर्स्ट नंबर पे A है, यहाँ पे C है। देखो, A1 किसको पॉइंट कर रहा है, C1 को। देखिए, A1 पॉइंट कर रहा है C1 को। A2 किसको पॉइंट कर रहा है, A2 भी पॉइंट कर रहा है C1 को। ये तो चलता है, A1 A2 C1 को पॉइंट कर सकते हैं, पर अगर यहाँ पे फिर से भी A1 आया ना, तो ये A1 पहले देखने का कि ये A1 किसको पॉइंट कर रहा है, ये A1 पॉइंट कर रहा है C1 को, तो ये A1 ने भी C1 को ही पॉइंट करना चाहिए। क्योंकि कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो सही है। ठीक है, तो A डिटरमाइंस C, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सही है, वैलिड है, मतलब ये। अब ये मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक, और बाकी का आप होमवर्क के लिए कर सकते हो। तो A भी डिटरमाइन C है कि नहीं, ये देखना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा आया तो घबराना नहीं है, A भी दिया है, मतलब दो एक साथ देखना है अपने को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो एक साथ देखना है, और उसके बाद देखना है कि A भी डिटरमाइन C है कि नहीं। A भी कहाँ है, इधर A भी है, देखो ये A भी डिटरमाइन C, ये है कि नहीं देखना है। तो आसान है। A B में कौन कौन सी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, A B में इधर है A1 B1, एक साथ देखना है। A1 B1 किसको पॉइंट कर रहा है, A1 B1 पॉइंट कर रहा है C1 को। ओके, तो अगर A1 B1 और भी कहीं इधर होता, तो उसने भी किसको पॉइंट करना चाहिए था, C1 को ही पॉइंट करना चाहिए था, तभी सही था। और एक देखते हैं, यहाँ पे है A2 B1 ने किसको पॉइंट किया है, C1 को। ओके, और कोई A2 B1 है क्या इधर, और कोई A2 B1 तो नहीं है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं A1 B2 किसको पॉइंट कर रहा है, C1 को, और कोई A1 B2 है क्या ऊपर, नहीं है, तो ये सब सही है। इसीलिए A B डिटरमाइन C, ये भी सही है। एक आखिरी दिखाता हूँ, इसके बाद आप कर सकते हो।
ठीक है, ये आखिरी है, ये है बी सी डिटरमाइंस ए है कि नहीं, ये देखते हैं। बी सी कहाँ है, यहाँ पे बी सी है, ठीक है। बी सी ए को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। बी सी में क्या क्या वैल्यू है देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला है बी वन सी वन, ये बी वन सी वन किसको पॉइंट कर रहा है, बी वन सी वन पॉइंट कर रहा है ए वन को, ठीक है। बी वन सी वन पॉइंट कर रहा है ए वन को। यहाँ पे भी फिर से देखना है, ये बी वन सी वन अगर ए वन को पॉइंट कर रहा है तो और बी वन सी वन है क्या किधर, हाँ है, किधर है, इधर है। तो इसने इस बी वन सी वन ने भी ए वन को ही पॉइंट करना चाहिए था, पर ये पॉइंट कर रहा है ए टू को, इसीलिए गलत। इसीलिए दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड, ठीक है, दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड। तो बाकी का भी आप चेक कीजिए, ये सब ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सो आपको अगर किसी ने पूछा कि आपको एक रिलेशन दिया है और अगर आपको किसी ने पूछा कि इसमें बताइए इसमें से कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, तो आप बता सकते हो ना। बस देखना है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देयर शुड बी एग्जैक्टली वन वैल्यू इन राइट हैंड साइड, दैट्स इट। ये अगर आप देख पा रहे हो तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आप इजीली देख सकते हो। तो और एक टर्मिनोलॉजी है इधर, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अगर ऐसा है, सपोज कीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी, और अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइंस बी, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से ही कुछ पार्ट इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए बी में से एक पार्ट आया इधर बी। अगर ऐसा है तो इसको बोला जाता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या बोला जाता है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब देखिए आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड में अगर कोई एट्रीब्यूट है इज अ सबसेट ऑफ एल एच एस, ये इसका सबसेट है ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी। इसी अगर ऐसा है तो उसको बोला जाता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और हमेशा याद रखना ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज होल्ड। ऑलवेज होल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी ने बोला कि ये रिलेशन है मेरा और ए बी डिटरमाइंस बी, अगर ऐसा आपको किसी ने लिख के दिया तो आपको पहले देखना है कि अरे ये ट्रिवियल है कि नहीं। ट्रिवियल मतलब राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स है वो इसका सबसेट है कि नहीं, हाँ है सबसेट। अगर ऐसा है तो आपको टेबल चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलवेज 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 ऐसा ही होगा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए बी देयर विल बी एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो ऑलवेज होल्ड मतलब ए बी डिटरमाइंस बी ऑलवेज, जो अपन ने डेफिनेशन देखा था ना, ये जैसे हम चेक कर रहे थे यहाँ पे कि ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। मतलब ये जो हमने चेक किया ना यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं, बी डिटरमाइन सी है कि नहीं, तो हमेशा ट्रिवियल वाला ऐसा होल्ड ही करेगा, मतलब हमेशा ट्रू रहेगा वो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है पहला कि देखो वही था कि इफ y is a subset of x then x determines y is an functional dependency। जैसे इधर लिख के दिया देखो a b determines b अगर है तो आर ऑल दिस a b determines b, जो अगर आपको किसी ने लिख के दिया कि a b determines b है कि नहीं, देखिए रिलेशनशिप, तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, ये हमेशा ही रहेगा। तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिविटी। एक है ऑगमेंटेशन। अगर इफ मतलब अगर x टेंड्स टू y मतलब x डिटरमाइंस y है, ये बोल रहे हैं वो, ये लोग बोल रहे हैं अपने को पहले से कि x डिटरमाइंस y है, पहले से ही है, आपको चेक नहीं करना है। समझ रहे हो आप, x डिटरमाइंस y पहले से ही है, मतलब x ऑलवेज डिटरमाइंस y। इसका मतलब ऐसा होगा कि x के हर एक वैल्यू के लिए y में एग्जैक्टली वन वैल्यू होगा ही होगा। ये पहले ही उन्होंने बोला है कि है, ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे जो आप चेक कर रहे थे ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से टिक मार्क उन्होंने करके दिया है कि है पहले से। तो अगर x डिटरमाइंस y अगर है, ठीक है, x डिटरमाइन y अगर है, तो इसमें अगर आप कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दोगे ना, जैसे ऐसा x z और y z, ठीक है, मतलब इधर कुछ z ऐड कर दिया, इधर कुछ z ऐड कर दिया, तो ये भी हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, यही बोला है मैंने। अगर x डिटरमाइन करता है y को तो x z डिटरमाइन करता है y z को, ठीक है, ये भी हो गया, इसको बोलते हैं एगमेंटेशन। एक ट्रांजिटिविटी जो मैथमेटिक्स का नॉर्मल अपन ने देखा हुआ है, अगर x डिटरमाइन करता है y को, y डिटरमाइन करता है z को, तो x डिटरमाइन करेगा z को। ये तो ट्रांजिटिविटी आपको पता है ना, मैथमेटिक्स की नॉर्मल है। अगर x डिटरमाइन करता है y को, y डिटरमाइन करता है z को,
तो x डिटरमाइन करता है z को, मतलब x डिटरमाइंस y, y डिटरमाइंस z, तो x डिटरमाइन करता है z को। ठीक है, ये होता है ट्रांजिटिविटी। उसके बाद यूनियन, यूनियन बहुत आसान है, दोनों को ज्वाइन करना है। अगर x y को डिटरमाइन करता है, x z को डिटरमाइन करता है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, x y z को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। और डिकम्पोजिशन, अगर x y z को डिटरमाइन करता है, ठीक है, x y z को डिटरमाइन करता है, तो x y को भी डिटरमाइन कर रहा होगा और x z को भी डिटरमाइन कर रहा होगा। तो ठीक है, तो इसका जैसे ही ये थोड़ा आपको अगर इसमें थोड़ा ध्यान दे के ही ये पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले हमने क्या देखा, देखिए अच्छे से देखिए इधर। पहले हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है। मतलब अगर आपको किसी ने ये कीवर्ड लिख के दिया कि A डिटरमाइंस B अगर है, इसका मतलब क्या होता है। अगर A डिटरमाइंस B आपको किसी ने लिख के दिया, इसका मतलब यह होता है कि A के हर एक यूनिक वैल्यू के लिए B में एग्जैक्टली 1 वैल्यू होनी चाहिए, ये बोलता है। अगर ऐसा है तो ही आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो लिख रहा है ना A डिटरमाइंस B, ये तभी लिख सकते हो जब A के हर एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली 1 वैल्यू होनी चाहिए B में। जैसे हमने इसे इधर एग्जांपल देखा, क्या एग्जांपल देखा हमने कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है A में इधर x1 है, x1 इधर डिटरमाइन कर रहा है y1 को। तो फिर देखना है कि अरे और किधर x1 है क्या, हाँ इधर x1 है। तो अगर ये x1 y1 को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये x1 ने भी y1 को ही डिटरमाइन करना चाहिए। ये x1 किसी दूसरे को डिटरमाइन नहीं करता है। अगर ऐसा करता है किसी दूसरे को, तो इसको ये जैसा ये है इनवैलिड बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो अगर ये फिर से अपन ने देखा कि ये कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा इनवैलिड है, ये सब आप चेक कर सकते हो बाद में। तो ये रूल समझने के लिए ये इफ एर देन याद रखना है। आपको इजी लग रहा है अभी इफ देन, पर इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छे से होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा लिखा हूँ कि इफ A टेंड्स टू B, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इफ A टेंड्स टू B, इसका मतलब ही ये है कि मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर A डिटरमाइंस B है, मतलब पहले से ही A डिटरमाइन करता है B को। ठीक है, मतलब A डिटरमाइन B को करता है, मतलब ये डेफिनेशन जो है ये पहले से ही होल्ड करता है। ठीक है, मतलब ये पहले से ही है, मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ A देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ B। ठीक है, तो इसका याद रखना। तो बाद में आप ये चेक करते मत बैठो कि यहाँ पे आप आओगे फिर देखोगे अरे x अगर ये इधर लिखा है कि इफ x डिटरमाइंस y, तो आप जाके देखना नहीं है कि अगर अरे यार x सही में y को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया है। चलो मान लीजिए ऐसा मतलब है, पहले से ही है। ये बोलते हैं कि अगर x y को डिटरमाइन करता है तो x z y z को डिटरमाइन करेगा, x y को करता है y z को करता है तो x z को करेगा, x y को करता है x z को करता है तो x y z को करेगा। यह हमेशा ट्रू रहेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। उसके बाद डिकम्पोजिशन, इसमें बोले होते हैं कि x y z को करता है तो x y को भी करेगा, x z को भी करेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए पहले ही। ये इफ x टेंड्स टू y z, मतलब इफ x टेंड्स टू y z। अगर आपको किसी ने लिख के दिया इफ, उसके बाद कुछ लिख के दिया ये, तो इसको हमेशा ट्रू मानना है, मतलब हमें ऑलवेज होल्ड करता है ये। ठीक है, मतलब x टेंड्स टू y z है ही, इसका मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y z में एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बारे में और भी बहुत कुछ है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे।